नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट पर गहराई से बात करने वाले हैं जो काफ़ी गंभीर है, लेकिन शायद आजकल वैश्विक सुर्खियों से थोड़ा हट गया है। सूडान। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो सूडान क्राइसिस, सिविल वॉर, रिसोर्सेज एंड सफरिंग शीर्षक वाले कुछ विश्लेषणों पर आधारित है। हाँ। और आज कोशिश रहेगी कि हम सूडान की इस जटिल और बहुत दुखद हकीकत को थोड़ा समझ सके, परत दर परत। और देखिए, इन दस्तावेजों में एक बात जो है वो चौंकाती है। कुछ लोग वहाँ के हालात की तुलना गजा से कर रहे हैं। हाँ, ये बात आई है सामने। यहाँ तक कह रहे हैं कि स्थिति शायद गजा से भी बदतर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि सूडान में आखिर ऐसा हो क्या रहा है। देखिए, मूल बात यह है कि अप्रैल 2023 से सूडान एक बहुत ही विनाशकारी गृहयुद्ध झेल रहा है। इसमें मुख्य तौर पर दो गुट हैं आमने सामने। एक तो देश की नियमित सेना, सूडानीज आर्म फोर्सेस SAF। अच्छा। और दूसरी तरफ एक ताकतवर अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। हाँ जी। और दोनों के बीच सत्ता पर कब्जे के लिए यूं कहिए कि खूनी संघर्ष चल रहा है। तो ये जंग पिछले साल अप्रैल में शुरू हुई और जैसा कि शुरू में खबरें आई थी और इन दस्तावेजों में भी जिक्र है, इसने शुरू होते ही लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। विस्थापन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। वो तो हुई शुरुआत की बात, लेकिन अब जमीन पर क्या सिचुएशन है? एक साल से ज्यादा हो गया, कुछ बदला है, कुछ ठहराव आया? दुर्भाग्य से ठहराव तो नहीं आया, बल्कि स्थिति और बिगड़ी ही है। ओह। हाल की जो जानकारी है, जैसा विश्लेषण में भी बताया गया है, वो उत्तरी दारफुर के एक बहुत महत्वपूर्ण शहर अल्फा शेर, उस पर RSF के कब्जे की तरफ इशारा कर रही है। अल्फा शेर, ये तो रणनीतिक रूप से अहम होगा। हाँ, बहुत अहम, रणनीतिक तौर पर भी और मानवीय नजरिए से भी। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो अल्फेशर का हाथ से निकल जाना आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? क्या बताते हैं ये दस्तावेज? इसके नतीजे विनाशकारी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर पर जो कब्जे के दौरान लड़ाई हुई, उसमें सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं। सैकड़ों नागरिक? जी। और मानवीय स्थिति वहाँ बिल्कुल चरमरा गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। हाँ। उन्होंने इसे मानवता के लिए बड़ा खतरा कहा है। वहाँ बुनियादी मदद पहुँचाना भी लगभग नामुमकिन सा हो गया है। मानवता के लिए बड़ा खतरा, UN का ये कहना ही अपने आप में बहुत गंभीर है। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ मौतें ही नहीं है ना, जो मानवीय स्थिति का जिक्र है अल्फा शेर और बाकी जगहों पर, वो तो रोंगटे खड़े करने वाला लगता है। खाना, पानी, दवाएं, सबकी कमी। बिल्कुल। आम नागरिक ही हैं जो इस संघर्ष की सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं। वो दो ताकतों के बीच बुरी तरह पिस रहे हैं। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है, जैसा कि विश्लेषण जोर देता है, कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक सत्ता हथियाने की नहीं है। अच्छा। सिर्फ सत्ता नहीं, फिर और क्या है इसके पीछे? एक बहुत बड़ी वजह है सूडान के जो विशाल प्राकृतिक संसाधन है, उन पर नियंत्रण की। संसाधन जैसे सोना, तेल और दूसरे कीमती खनिज। इन पर किसका कब्जा हो, ये इस संघर्ष का एक बहुत अहम और शायद कम समझा जाने वाला पहलू है। ये चीज इस लड़ाई को शायद और गृह युद्धों से अलग बनाती है। हाँ, एक तरह से, क्योंकि ये संसाधनों पर सीधे नग्न नियंत्रण की जंग ज्यादा दिखती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये संसाधन सोना, तेल, ये सब आग में घी का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से। ये जो बेशकीमती भंडार हैं, ये SAF और RSF दोनों के लिए ही अपनी ताकत बढ़ाने का जरिया है। कैसे? इनसे वो हथियार खरीदते हैं, लड़ाके भर्ती करते हैं। इन पर नियंत्रण का मतलब है युद्ध को जारी रखने की क्षमता। इसने दोनों गुटों के बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया है, क्योंकि दांव पर सिर्फ राजनीतिक गद्दी नहीं है, अरबों डॉलर के संसाधन भी लगे हैं। और एक और बात जो दिलचस्प लगी इन विश्लेषणों में, बाहरी ताकतों और स्थानीय लड़ाकों का भी जिक्र है। जी हाँ। कुछ अरब देशों का प्रभाव और अलग अलग स्थानीय मिलिशिया समूह, उनकी भूमिका, ये तो मामले को और पेचीदा बना देता है। हाँ, ये स्थिति को बेहद जटिल बनाता है। बाहरी शक्तियों के अपने हित होते हैं, वो पर्दे के पीछे से किसी न किसी गुट को सपोर्ट कर सकती हैं। और वहीं जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय हथियारबंद गुट हैं, वो भी इस अराजकता का फायदा उठाकर अपना असर बढ़ाने में लगे। और इन सबकी खींचतान में, हाँ, इन सबकी खींचतान में फंसा है वो आम सूडानी नागरिक, जिसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो मानवीय त्रासदी है, इसका पैमाना क्या है? क्या कुछ आंकड़े हैं हमारे पास जिससे अंदाजा लगे कि कितनी भयावह है स्थिति? UNHCR, जो संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी है, उसके आंकड़े कुछ अंदाजा देते हैं। इन दस्तावेजों में उनका जिक्र है। क्या कहते हैं वो आंकड़े? 30 लाख से ज्यादा लोग देश के भीतर ही विस्थापित हुए हैं। 30 लाख? जी, अपना घर बार छोड़कर देश में ही कहीं और पनाह लेने को मजबूर हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ ही रही है। ये तो एक पूरे शहर के उजड़ने जैसा है। 30 लाख लोग। जी। और बच्चों के बारे में क्या? लाखों बच्चे गंभीर कुपोषण और बीमारियों से जूझ रहे हैं।
उनकी हालत बहुत खराब है। ये तो दिल दहला देने वाली बात है। स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए विश्लेषण में एक पंक्ति इस्तेमाल हुई है, अस्पताल ताबूत घरों में बदल गए हैं। क्या मतलब? इसका मतलब है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी है। अस्पताल हैं पर इलाज नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं, उपकरण नहीं। लोग मामूली चोटों और बीमारियों से दम तोड़ रहे हैं। हे भगवान! भविष्य कैसा होगा कोई नहीं कह सकता। हर तरफ अनिश्चितता है, डर का माहौल है। अस्पताल ताबूत घरों में बदल गए हैं, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे हालात में क्या कहीं से शांति की कोई उम्मीद, कोई किरण नजर आती है? क्या ये विनाश कभी रुकेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर जवाब बहुत निराशाजनक है। मतलब शांति के लिए कई दौर की बातचीत हुई है, दस्तावेज भी यही बताते हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। कोई सफलता नहीं मिली। नहीं, हर बातचीत या तो बिना किसी समझौते के खत्म हो गई, या फिर अगर कोई समझौता हुआ भी तो उसे जमीन पर तोड़ा गया। नतीजा सिर्फ और ज्यादा खून और तबाही ही रहा है। यानी कूटनीति, डिप्लोमेसी अब तक पूरी तरह फेल रही है। टेबल पर बात होती भी है तो जमीन पर अमल नहीं होता। ये तो बहुत ही हताशाजनक है। और इस हताशा को और बढ़ाता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रवैया, या यूं कहें कि रवैये की कमी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मतलब बड़े देश? हाँ, विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि दुनिया के जो प्रभावशाली देश हैं वो इस संकट पर नजर तो रखे हुए हैं, लेकिन कोई ठोस, कोई निर्णायक कार्रवाई करने से बच रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। जब मानवीय संकट इतना बड़ा है, लाखों जानें दांव पर लगी हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी हिचकिचाहट क्यों दिख रही है? क्या विश्लेषण बताता है कि क्यों? क्या वजह हो सकती है? कोई रणनीतिक कारण या बस उदासीनता? कई कारण हो सकते हैं। एक तो यह संभव है कि दुनिया का ध्यान यूक्रेन या मध्य पूर्व जैसे दूसरे संकटों पर ज्यादा हो। ये हो सकता है। कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि सूडान की जो भू राजनीतिक स्थिति है और उसके संसाधनों में बाहरी ताकतों की जो अपनी अपनी रुचि है, अच्छा, वो भी शायद किसी एक ठोस एकजुट कार्रवाई में बाधा बन रही है। शायद कोई भी पक्ष किसी एक गुट को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता, तो अपने अपने हित साधने की कोशिश हो सकता है। वजह जो भी हो, जमीनी हकीकत यही है कि सूडान के लोग इस वैश्विक निष्क्रियता की कीमत चुका रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। तो अगर हम आज की इस चर्चा को थोड़ा समेटें, जो मुख्य बातें इन दस्तावेजों और विश्लेषण से सामने आईं वो ये हैं। पहला, अप्रैल 2023 से सूडान में SAF और RSF के बीच एक भीषण गृहयुद्ध चल रहा है। जी हाँ, और दूसरी बात, ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक सत्ता की नहीं है। इसमें सोने, तेल जैसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का पहलू भी बहुत अहम है। हाँ, ये इसे और जटिल बनाता है। बिल्कुल, जिसने संघर्ष को और ज्यादा खूनी बना दिया है। तीसरी बात, इस लड़ाई ने एक अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा कर दिया है। लाखों लोग विस्थापित हैं, भुखमरी, बीमारियां फैली हुई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। जी, और अल फाशेर जैसे शहरों पर हालिया कब्जे ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। और चौथी बात, शांति स्थापित करने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। बातचीत से कोई हल नहीं निकला, जमीन पर हिंसा जारी है। सही। और पांचवा बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी नाकाफी रही है। कोई प्रभावी हस्तक्षेप अब तक नहीं हो पाया है। अंततः ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, या गुटों या रणनीतिक चालों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी मानवीय त्रासदी है। ये सत्ता और संसाधनों के लिए लड़ी जा रही एक ऐसी लड़ाई है जिसके बोझ तले सही मायने में इंसानियत कुचली जा रही है। ये कहानी उन लाखों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की है जिनका आज दर्दनाक है और जिनका भविष्य बिल्कुल अनिश्चित। ऐसी स्थिति में तो बस उम्मीद ही की जा सकती है कि जल्द कोई रास्ता निकले, अमन कायम हो। जी, इन दस्तावेजों का भी एक संदेश यही लगता है कि संकट के बारे में बात करना जरूरी है, जानकारी फैलाना जरूरी है। हाँ, ताकि दुनिया सूडान को नजरअंदाज ना कर दे। बिल्कुल, ताकि ये याद रहे कि कहीं दूर ये जंग अब भी जारी है और लाखों लोग वो मदद का इंतजार कर रहे हैं। और ये हमें इस सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्यों कुछ संघर्षों को वैश्विक मंच पर इतनी तवज्जो मिल जाती है, जबकि सूडान जैसे संकट वो हाशिए पर चले जाते हैं। क्या दुनिया की संवेदनाएं, प्राथमिकताएं वो सिलेक्टिव हो गई हैं? या फिर एक और पहलू है जिस पर गौर किया जा सकता है, जब किसी संघर्ष के मूल में, उसके केंद्र में प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे का मुद्दा इतना बड़ा हो, जहां बाहरी ताकतों के हित भी जुड़े हों, तो क्या शांति स्थापित करना अपने आप में कहीं ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? ये एक अहम सवाल है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ये विश्लेषण हमारे सामने छोड़ जाता है, जिन पर शायद हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत है।